हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत आप सभी का डीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2026, यानी जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई मंथ में। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो पिछला सेशन हमारा रहा था कंपाउंड बोले तो समास। तो समास को हमने एक ही वीडियो में ख़त्म किया था। तो जिसने भी प्रीवियस सेशन नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। और जो भी हमें रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो हम डिस्कस करेंगे उपसर्ग बोले तो प्रीफिक्स। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द जो है 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इनमें से यौगिक शब्दों का निर्माण जो है 3 तरह से होता है, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। यौगिक शब्दों का निर्माण जो है 3 तरह से होता है, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। अतः यहाँ पर हम उपसर्ग से यौगिक शब्दों का निर्माण करना सीखेंगे। तो उपसर्ग शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप जमा सर्ग। तो उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। अतः उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। जैसे प्र जमा हार, प्र जमा हार बोले तो प्रहार। प्र यहाँ पर क्या है भाई, प्र यहाँ पर उपसर्ग है और हार जो है मूल शब्द या फिर धातु है। और जो नेक्स्ट शब्द बना है, 2 शब्द मिलकर बने हैं, 2 शब्दों ने मिलकर क्या बनाया है भाई, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द बोले तो प्रहार। तो यहाँ पर हमने क्या बोला था कि यौगिक शब्दों का निर्माण जो है 3 तरह से होता है, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। और यहाँ पर जो हम जो है उपसर्ग से उपसर्ग बोले तो प्र, उपसर्ग से यौगिक शब्दों का निर्माण करना सीखेंगे। तो प्रहार यहाँ पर क्या हो गया, यौगिक शब्द हो गया। और हार जो है यहाँ पर मूल शब्द था, उपसर्ग लग के जो है मूल शब्द क्या बन गया, यौगिक शब्द बन गया। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे शब्दांश जो शब्द के शुरुआत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। अन्य डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी भी भाषा में उस अव्यय या फिर शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं जो मूल शब्दों के आरंभ में लगकर उनके अर्थों का विस्तार, परिवर्तन या उनमें कोई विशेषता उत्पन्न करते हैं। जैसे अ, अनु, अप, वी आदि हिंदी के उपसर्ग है। तो हिंदी व्याकरण में प्रमुख उपसर्गों की संख्या है 13, जबकि संस्कृत में प्रमुख उपसर्गों की संख्या है भाई 22। तो ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप जमा सर्ग। उप बोले तो समीप, सर्ग बोले तो सृष्टि करना। अतः उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। अर्थात ऐसे शब्दांश जो शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हार शब्द का अर्थ है भाई पराजय। हार शब्द का अर्थ होता है पराजय, परंतु इसी शब्द के आगे प्र शब्दांश को जोड़ने से नया शब्द बनेगा प्रहार, प्र जमा हार। प्र जमा हार बोले तो क्या बन गया, प्रहार, जिसका अर्थ होता है चोट करना। हार शब्द का अर्थ क्या होता है भाई, हार शब्द का अर्थ होता है पराजय, परंतु इसी शब्द के आगे यदि प्र शब्दांश को जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा प्र जमा हार। हार का अर्थ था पराजय, परंतु जब आपका प्र शब्दांश यानी प्रीफिक्स बोले तो उपसर्ग जब इसमें लग जाएगा तो आपका हार का अर्थ जो है पराजय ना होकर क्या हो जाएगा, चोट करना, यानी प्रहार। तो इसी तरह जो है आ जोड़ने से बन जाएगा आहार, आ जमा हार, आहार। सम जोड़ने से बन जाएगा भाई सम जमा हार, संहार। संहार बोले तो विनाश, आहार बोले तो भोजन। तथा वी शब्दांश जोड़ने से जो है क्या बन जाएगा, विहार। विहार बोले तो घूमना, वी जमा हार, विहार। तो ध्यान दीजिएगा, उपरोक्त उदाहरण में जो है यानी हार में जब आपने प्र जोड़ दिया तो प्रहार बन गया, प्रहार बन गया तो आ शब्दांश जोड़ने से आहार बन गया, सम शब्दांश जोड़ने से आपका संहार बन गया, वी शब्दांश जोड़ने से आपका विहार बन गया। तो उपरोक्त उदाहरण में प्र, आ, सम, वी का अलग से कोई अर्थ नहीं है। जैसे आपका प्र, इसका कोई अलग से अर्थ नहीं है भाई।
जब आपका किसी मूल शब्द में प्र, आ, सम और वी लग जाए तो ये जो है उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है। जैसे आपका हार शब्द के आदि में जुड़ने से उसके अर्थ में इन्होंने परिवर्तन कर दिया। इसका मतलब हुआ कि ये सभी शब्दांश है और ऐसे शब्दांशों को जो है उपसर्ग कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक उपसर्ग के कई अर्थ हो सकते हैं, अर्थात उपसर्ग का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। तो एक उपसर्ग का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। एक उपसर्ग के जो है कई अर्थ हो सकते हैं। वे शब्द में जुड़ने के पश्चात ही अर्थ देते हैं और ये अर्थ जो है भिन्न भिन्न शब्दों में अलग अलग होते हैं। जैसे ओ यहाँ पर उपसर्ग है, मन यहाँ पर मूल धातु है या फिर मूल शब्द है और अमन जो है यहाँ पर यौगिक शब्द है। जैसे अ जमा मन बोले तो अमन, यहाँ पर अ उपसर्ग शांति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर अमन में अ उपसर्ग जो है शांति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। और अ जमा चल बोले तो अचल, यहाँ पर अ उपसर्ग जो है नहीं के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर जो है अ उपसर्ग के कोई निश्चित अर्थ नहीं है, यानी यहाँ पर जो है अ उपसर्ग के अलग अलग भिन्न भिन्न अर्थ है। तो नेक्स्ट हम उपसर्ग के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अ जमा छूता अछूता, अन जमा पढ़ अनपढ़, भर जमा पेट भरपेट, अध जमा पका अधपका, बिन जमा बादल बिन बादल, सम जमा तल समतल। तो उपसर्ग का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। एक उपसर्ग का कोई जो है स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। जैसे उपर्युक्त उदाहरण में अ का प्रयोग अभावहीन नहीं के अर्थ में हुआ है, परंतु इसी अर्थ में अ का प्रयोग हम वाक्य में शब्द के रूप में नहीं कर सकते हैं। ये किसी शब्द में जुड़ने पर जो है उस शब्द को नया अर्थ देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग हमेशा जो है मूल शब्द के आरंभ में प्रयुक्त होता है। जैसे परलोक, परलोक में बोले तो लोक यहाँ पर मूल शब्द है और पर यहाँ पर क्या हो गया आपका उपसर्ग हो गया, पर जमा लोक। पराजय, जय जय यहाँ पर जो है आपका मूल शब्द है और यहाँ पर परा, परा यहाँ पर क्या है आपका उपसर्ग है, परा जमा जय। अनमोल, अन जमा मोल, अन जमा मोल, मोल यहाँ पर आपका मूल शब्द है। यहाँ पर जो है आपका पर, परा, अन, ये सभी जो आपके उपसर्ग यहाँ पर प्रयुक्त हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ शब्दों के पूर्व में जो है एक से अधिक उपसर्ग भी लग सकते हैं। जैसे आपका प्रत्यपवाद है, प्रत्यपवाद है, यहाँ पर प्रति जमा अप जमा वाद, वाद यहाँ पर क्या है मूल धातु है, प्रति जमा अप आपका यहाँ पर उपसर्ग है। जैसे समालोचन, समालोचन में कौन कौन से उपसर्ग है भाई, यहाँ पर देखो लोचन यहाँ पर जो है आपका मूल धातु है और सम जमा आ, समा, समा जमा लोचन, सम जमा आ जमा लोचन बोले तो समालोचन, सम जमा आ, सम और आ यहाँ पर क्या हो गया आपका उपसर्ग हो गया। व्याकरण, व्याकरण में कौन कौन से उपसर्ग है भाई, करण, करण में लगे हैं, करण जो आपका मूल धातु है मूल शब्द है, यहाँ पर लगे हैं वी जमा आ, वी जमा आ बोले तो व्याकरण, वी और आ यहाँ पर उपसर्ग है। और जैसे व्यवहार है, व्यवहार में बोले तो जैसे आपका हार यहाँ पर क्या हो गया मूल शब्द मूल धातु है और वी जमा अव जो है यहाँ पर क्या प्रयुक्त हुए हैं उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं, वी जमा अव जमा हार बोले तो व्यवहार। तो यहाँ पर प्रत्यपवाद में प्रति अप उपसर्ग है, समालोचन में सम और आ उपसर्ग है, व्याकरण में वी और आ आपका उपसर्ग है और व्यवहार में वी और अव दो दो उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए DS क्लासेस यूट्यूब चैनल को। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।